Vande Mataram, dear students. Standard 8, Social Science, Chapter number 8, India Challenges and Solution, Video Part 2. In the previous part, we learned about classification of challenges faced by India and overpopulation. Today, we continue the part of first, which is related to overpopulation. Okay, so let's begin. In the previous chapter, we have studied about overpopulation and its effect. हमने प्रीवियस चैप्टर में लर्न किया था कि ओवरपॉपुलेशन और उसकी इफेक्ट यानी कि उसकी असर क्या होती है. द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम इज ओवर पॉपुलेशन. उसमें अगर देखें तो सभी समस्या का जो मुख्य रूट जो माना जाता है तो पॉपुलेशन की वजह से ही सभी समस्याएं आती है. ऑलमोस्ट ऑल द इफेक्ट्स all the problems are occur due to the overpopulation, right? Let's think about the way to control population. तो चलो हम सोचते हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन है ना उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए. इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी सुख सुविधाएं भी बढ़ती है तो उसकी फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है तो उसकी भी डिमांड बढ़ जाती है. इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, है ना. फैसिलिटीज़ की डिमांड चाहिए हमें. तो अगर जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन होगा तो पॉपुलेशन के अधीन हमें फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी. पॉपुलेशन ग्रोथ आउटग्रोज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. जो पॉपुलेशन होता है ना उसके जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है हमारी जीटीपी यानी कि आर्थिक ग्रोथ होता है हमारा वो क्या हो जाता है, आउट ग्रो हो जाता है. इन अदर वर्ड्स द पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर एंड फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. अगर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो हमारे आर्थिक ग्रोथ से ज़्यादा बहुत झड़पी से वो ग्रोथ हो रही है, ग्रो हो रही है पॉपुलेशन हमारी. तो पॉपुलेशन का ग्रोथ हमारी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक से बहुत ही तेजी से हो रहा है. हियर इज वन एक्टिविटी. प्रिपेयर अ ग्राफ शोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 1951 टू 2011. टेक अ प्रॉपर स्केल. यहाँ पर हमें 1951 से 2011 तक यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ उसके बारे में दिया गया हुआ है. इन 1951 there is a population growth is 31.60. In 1961 there is a population growth is 43.92. 1971 there is a population growth is 54.81. Respectively 1981 there is a population growth is 68.33. And in 1991 there is a population growth is 84.64. In 2001 there is a population growth is 102.87 and 2011 there is a population growth is 121.1. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, राइट. So basis of growth of population you have to draw here or take a proper scale and draw a diagram, draw a graph of population increasing from 1951 to 2011. You can draw here. Okay. According to the census 2001 तो 2001 में जो हमारी बस्ती जो सेंसस किया गया था, जो काउंटिंग की गई थी सेंसस की जो ग्रोथ की पॉपुलेशन की, उसके अनुसार द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 102 करोड़ विच इन 2011 हैज़ गॉन अप टू 121 करोड़. तो 2001 में पॉपुलेशन ग्रोथ कितना था, 102 करोड़ और 2011 में 121 करोड़. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है. इट मीन्स उसका मतलब देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 18.14 करोड़. यानी कि उसका मतलब ये हुआ जो पॉपुलेशन ग्रोथ में हमारा 18.40 करोड़ उसमें बढ़ा हुआ आया है ना.
Overpopulation lead to certain man-made challenges such as pollution, congestion, congestion in the residential area. अगर हम उसके जो पॉपुलेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली हम कहाँ पर चेंजेस देखेंगे, तो पॉपुलेशन में तो होगा ही होगा, राइट। देन कंजेशन, कंजेशन यानी कि जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली एरियाज हो, रेसिडेंटल एरिया, उसको हम बोलेंगे कंजेशन इन द रेसिडेंटल एरिया, यानी कि बहुत ही भीड़ होना रेसिडेंशियल एरिया में। शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमें पानी और जो खुराक होता है यानी कि वाटर एंड फूड, उसमें शॉर्टेज दिखेगी। मेडिकल सर्विस में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हमें उपलब्ध कराई जाती है, सुविधाएं, उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आएगी। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो शैक्षणिक तक होती है हमें, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार बढ़ जाएगा। करप्शन, है ना, करप्शन भी बढ़ेगा। एंड टेररिज्म, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उसमें बहुत सारा बदलाव आ जाएगा जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन होती जाएगी। हैंस इट्स बिकम नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू टेक सर्टेन स्टेप टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो उसी की वजह से सरकार को ये ज़रूरत आ जाती है कि सरकार को ये ओवर पॉपुलेशन की जो समस्या है ना, वो कम करने की कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, वो कंट्रोल करने की गवर्नमेंट को लेने चाहिए, ताकि हमारा जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है ना वो कम हो और हमारी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है ना वो बढ़े। नाउ इलिटरेसी, यानी कि निरक्षरता। इलिटरेसी इज अ मेजर फैक्टर हिंडरिंग द प्रोसेस ऑफ अ नेशन। जो इलिटरेसी है ना, वो हमारे नेशन, हमारा जो राष्ट्र के जो प्रोग्रेस होता है ना, उसमें हिंडरिंग करता है। हिंडर यानी कि रुकावट पैदा करने में उसका मेजर फैक्टर माना जाता है इलिटरेसी को। इलिटरेसी इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज़। अब देखो, लिटरेसी जो होती है ना, इलिटरेसी मैंने जो बोला उसका जो यहाँ पर दिया गया है लिटरेसी, तो लिटरेसी इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज़। जो साक्षरता होती है उसमें न्यू न्यू जो विचार होते हैं उसको समझने में, डिस्कवरीज यानी कि कुछ शोध करने में, डिस्कवरीज एंड नॉलेज, जो नॉलेज होता है हमारे पास, जो ज्ञान होता है, उससे हम अलग अलग तरीके की जो शोध होती है ना, डिस्कवरीज होती है ना, वो कर पाते हैं। किसकी मदद से? हम लिटरेसी की मदद से। क्या हम इलिटरेसी से कर पाएंगे? नहीं। तो हमारे जो प्रोग्रेस ऑफ नेशन होता है, जो नेशन का हमारा प्रोग्रेस होता है, वो लिटरेसी से ही हम कर सकते हैं, इलिटरेसी से नहीं होगा। तो लिटरेसी हमें जो न्यू न्यू विचार्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो समझने में, डिस्कवरीज एंड नॉलेज प्राप्त करवाने में लिटरेसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। एन एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड एक्सप्लेन हिज आइडियाज़। जो एजुकेटेड पर्सन होता है, जो साक्षर पर्सन है, यानी कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो इफेक्टिवली यानी कि बहुत ही प्रभाव रूप से वो कम्युनिकेट कर पाएगा और अपने विचारों जो है ना वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, यानी कि विस्तृत स्वरूप से उसका दूसरे व्यक्ति को या किसी जहाँ भी जाएगा वहाँ पर समझा पाएगा, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो। उसके ओपिनियन यानी कि उसके मत, यानी कि उसकी जो राय है वो भी अच्छी तरीके से रख पाएगा। व्यू एंड बिलीफ यानी कि जो अपना दृष्टिकोण है अपनी धारणा के तरफ, वो भी अच्छी तरीके से वो बता पाएगा, राइट। When we attained independence, the literacy rate was quite low. जब हम स्वतंत्र हुए थे ना, तो हमारी जो साक्षरता का जो रेट था, प्रमाण था, वो बहुत ही कम था, थोड़ा कम था। बट ड्यू टू द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के जो एफर्ट किए सरकार ने, उसकी वजह से अवेयरनेस टुवर्ड द एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हुई, हैज़ इंक्रीज एंड लिटरेसी रेट हैज़ गॉन अप इन द कंट्री। तो किसके मदद से ये सारी चीज़ें हुई? सरकार के मदद से। सरकार ने बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए जिसकी वजह से एजुकेशन के प्रति जागरूकता पैदा हुई और लिटरेसी का जो रेट था ना वो भी हमारे देश में हमें बढ़ता हुआ दिखा। ना थिंग्स टू नो, ये हमें जानना है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ वडोदरा हैड मेड द प्राइमरी education free and compulsory in 19th century in order to increase the literacy rate in his state. Now things to know, ये हमें जानना है।
Maharaj Sayajirao Gaikwad of Vadodara had made the primary education free and compulsory in the 19th century in order to increase the literacy rate in his state. तो 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तो महाराजा सयाजीराव ने बड़ौदा में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया था ताकि वो अपने राज्य में जो लिटरेसी रेट है ना उसको बढ़ा सके। ना मेजर टू इंक्रीज लिटरेसी, मेजर्स यानी कि उपाय। तो लिटरेसी साक्षरता का प्रमाण बढ़ाने के लिए उपाय क्या क्या हो सकते हैं। वी कम अक्रॉस इंसिडेंट्स व्हेन पीपल गेट चीटेड बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सुने हैं जो लोग हैं ना वो पढ़े लिखे ना होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, उसको कोई ठग जाता है, ठग जाना यानी कि उसको बेवकूफ़ बना जाता है, राइट। Illiteracy is a taboo on culture of society and many measures have been taken to eradicate it. Illiteracy अगर हम देखें तो टेबो यानी कि अवरोध, अवरोध पैदा करता है, ठीक है। किसमें? सांस्कृतिक और सामाजिक, ऐसे बहुत सारे इलिटरेसी के कारण बहुत से सांस्कृतिक अगर हम देखें और सामाजिक स्वरूप से अगर हम देखें तो उसका जो उपाय है ना वो इलिटरेसी को निकालने के लिए, निरक्षरता को दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे मेजर उपाय जो है ना वो लिए जा सकते हैं। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। कौन से ऐसे उपाय हो गए उसमें? तो 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं ना उनको कंपलसरी एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करवाई जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, उसको शिष्यवृत्ति दी जाए, मिड डे मील दिया जाए, मध्याह्न भोजन, है ना, प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए उसको, यानी कि प्राथमिक शिक्षा उसको दी जाए। गर्ल एजुकेशन स्कीम यानी कि जो गर्ल एजुकेशन की जो सारी योजनाएं आती हैं गर्ल्स की उसको भी लागू किया जाए। फिर विद्यादीप स्कीम जो विद्यादीप योजना है। फिर रेसिडेंटल स्कूल फॉर ट्राइबल्स जो ग्रामीण इलाकों में लोग जो बच्चे रहते हैं उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड किया जाए, यानी कि हॉस्टल जो होती है वहाँ पर रह के वहीं पर ही पढ़ना होता है, उसको बोलेंगे हम रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल्स, है ना। तो वो सारी स्कीम्स लागू कर दी जाए। एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वो सारे चलाने चाहिए। ईच वन टीच वन स्कीम यानी कि ईच वन टीच वन स्कीम, ये सारी जो स्कीम है ना वो लागू करवाई जाए। एंड सिंस 2009 राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE हैव बीन इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंटेड। और 2009 के अंदर RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चे हैं ना उसको कंपलसरी शिक्षा प्रोवाइड की जाए, यानी कि शिक्षा का सभी को हक है, सभी जाके वहाँ पढ़ सकते हैं स्कूल में जाके। तो राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE के तहत हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्टेप लिया था 2009 में। तो ये सारे जो मेजर्स हैं ना वो मेजर्स हम इलिटरेसी को दूर करने में, ये सारी स्कीम है, योजनाएं हैं, उसको हम लागू करके अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, जो इलिटरेसी का जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं। ना फाइंड आउट द लिटरेसी रेट ऑफ लास्ट 5 ईयर। आपको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर की जो लिटरेसी रेट था ना वो आपको फाइंड आउट करना है। इंटरनेट के माध्यम से आप इसको पा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी आपको लिखना है। यहाँ पर लिटरेसी का तो दिया हुआ है पर इलिटरेसी का कितना है वो इस वाले कॉलम में आप लिखोगे। यहाँ पर ईयर्स दिए गए हुए हैं, है ना, तो उस हिसाब से आपको सर्च आउट करके यहाँ पर ये वाला टेबल जो है ना वो फिलअप करना है। उसके बाद इन्फ्लेशन यानी कि जो कमोडिटी के जो भाव होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो कमोडिटी यहाँ पर लीटर्स और 1 kg में दिया गया हुआ है। मिल्क, प्योर घी, क्लैरिफाइड बटर्स इसको प्योर घी बोलेंगे, शुगर, है ना, जगरी, ये सारे बहुत सारे गैस, पेट्रोल वो दिए गए हुए हैं। तो 5 ईयर होगो यहाँ पर कितने प्राइस थे, अभी कितने हैं, यानी कि इन दोनों में 5 ईयर होगो डिफरेंसेस कितना है, इंक्रीज कितना हुआ प्राइस, वो इस वाले टेबल में आप लिखोगे, ठीक है। द इंक्रीज इन प्राइस इसेंशियल कमोडिटी एंड अदर necessities is known as
इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशन को ये बोलेंगे जो ज़रूरी हमारी कमोडिटी होती है, जो हमारी चीज़ें होती है हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको ज़रूरी चीज़ वस्तु कहेंगे हम। उसी को इंक्रीजिंग प्राइस, उसी के अंदर अगर प्राइस इंक्रीज होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। ओके। A price rise in the commodity of daily use creates an adverse effect on human life। अगर डेली लाइफ में जो चीज़ों की प्राइस इंक्रीज होती है ना, वो इफेक्ट जो होती है ना वो मनुष्य के जीवन में डायरेक्टली होती है। इन्फ्लेशन causes stress for common man as it's become a top for the middle class people and people with the limited income to manage their basic expension। और उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जो इफेक्ट्स होती है, जो कॉमन मैन होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, उसको ट्रेस पैदा करता है। और उसकी जो मिडिल क्लास होते हैं उसको भी टफ होता है ना, क्योंकि इनकी जो इनकम जो होती है वो लिमिटेड होती है। तो अपने जो एक्सपेंशन होता है, जो अपने खर्च करता है ना डेली लाइफ में, जो ज़रूरी कमोडिटी है, इनिशियल कमोडिटीज़, उसके ऊपर तो हमें खर्च करना ही पड़ेगा। तो उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं किसकी? इन्फ्लेशन के, यानी कि भाव जो है ना वो बढ़ जाता है तब। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज डाउन, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना वो डाउन हो जाता है। इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड एट टाइम्स पीपल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ओवर सर्टेन कमोडिटीज़ और फैसिलिटीज़ ड्यू टू इन्फ्लेशन। उसकी वजह से मनुष्य क्या करता है? अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना अपना, वो कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो वो एडजस्ट करने लगता है, जो कुछ सर्टेन कमोडिटीज़ होती है और अपनी जो फैसिलिटीज़ होती है, जो सुविधा का उपयोग कर रहा होता है, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है। तो इट इज़ द बेसिक इफेक्ट विच इज़ अकर्ड फ्रॉम द इंक्रीजिंग ऑफ प्राइस ऑफ इनिशियल कमोडिटीज़ एंड नेसेसिटीज़ जो होती है, जो इन्फ्लेशन की, उसके ऊपर डायरेक्टली क्या होता है, उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे। जो मैंने टेबल्स दिए आपको वो आपको टेक्स्ट बुक में सर्च आउट करके फिलअप करने हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।